नमस्कार, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरु पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो पिछली क्लास में हुआ था अक्षांश और देशांतर, उन्हीं का सेकंड पार्ट है। तो आज जो है अपना वो है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर, जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि ग्लोब पर जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और आज जो हम देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्योंकि इन देशांतर रेखाओं को याम्योत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? याम्योत्र रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। याम्योत्र का मतलब है ऐसी रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उन्हें याम्योत्र लाइन के नाम से जाना जाता है। अब आता है देशांतर। क्या है? देशांतर। देशांतर का मतलब है ग्लोब पर, किस पे? ग्लोब पर प्रधान मध्याह्न रेखा के, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब या पश्चिम में स्थित किसी भी बिंदु की कोणात्मक दूरी कहलाती है देशांतर। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अपनी 0 डिग्री है और ये अपना उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। और ये 180 डिग्री देशांतर क्यों है? क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती है वो अर्धवर्त होती, ध्रुवों से दूसरे ध्रुव तक जाती है और पुनः उसी का विपरीत भाग उसके विपरीत भाग में होता है, इसीलिए ये उत्तरी ध्रुव से मापी जाती है। अब इसमें जैसे मान लो ये अपना A, ये B और ये C, तो ये जो कोण बनता है ये कहलाता है देशांतर। जैसे कोण ABC = 45 डिग्री। मान लो ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये कौन सी देशांतर रेखा हुई? 45 डिग्री देशांतर है। कौन सा है ये? 45 डिग्री देशांतर। तो इस प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। अब इसकी परिभाषा की प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा के पश्चिम व पूर्व में स्थित किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाती है। ठीक है, जैसे अपना बन रखा है कोण ABC = 45 डिग्री, तो ये कौन सा देशांतर है? 45 डिग्री देशांतर है। यानी प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित कोई भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है वो कहलाता है देशांतर। अब ये ध्यान रखना कि जब हम अक्षांश रेखा बनाते हैं, जब तो चांदे को कहाँ पर रखते हैं? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर रखते हैं, और उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी जो होती है पृथ्वी के केंद्र से वो कहलाता है अक्षांश। जैसे मान लो ये अपना कोई स्थान था, ये D, तो ये जो D है ये भूमध्य रेखा और इस स्थान के बीच में ये कोण बनता है। जैसे मान लो ये 30 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का कोण बना? तो ये कहलाता है अक्षांश। ये क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। और प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में होता तो वो देशांतर कहलाता है। तो इसका क्या होगा?
जैसे कोण ओ बी डी बराबर 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो अक्षांश तो किसको दिखाते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी को, और ये जो देशांतर है वो कहलाते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को। तो ये है अक्षांश। देशांतर और देशांतर रेखा किससे कहते हैं? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कहते हैं ग्लोब पर उत्तरी ध्रुवे दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखा किससे कहते हैं? ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें देशांतर कहते हैं। जैसे मान लो ये अपना उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं उन्हें? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, देशांतर तो किसी एक स्थान की स्थिति को बताता है, जबकि देशांतर रेखा ग्लोब पर समान देशांतरों को मिलाते हुए जो खींची जाती है उन्हें कहते हैं देशांतर रेखा, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। और ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इसीलिए इसे यामोत्र लाइन भी कहते हैं। तो ये भी देख लो, इन्हें यामोत्र रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची गई इसलिए। तो ये तो है देशांतर और देशांतर रेखा का अंतर। अब अपनी नोटबुक में उतार लो और अच्छी तरह से ये चित्र भी बना लो। अब है देशांतर रेखाओं की संख्या। तो देशांतर रेखाओं की संख्या में जैसे मान लो ये अपना ग्लोब है, ये अपनी 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री। ठीक है, अब इसी का क्योंकि ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है तो ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में कितनी है? 180 देशांतर, और पश्चिम में भी 180 देशांतर है। यानी इसके पूर्वी गोलार्ध में भी 180 देशांतर है और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर है। तो यानी कुल देशांतर कितने हैं? पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर है और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल देशांतरों की संख्या है अपने पास 360 देशांतर। लेकिन ये ध्यान रखना, जो 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर है, इसके आगे पूर्व या पश्चिम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 180 डिग्री देशांतर है वो जब ग्लोब पर लेते हैं तो एक दूसरे से मिलता है। तो ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों का एक ही रेखा है। ठीक है, तो उससे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर, जिसके पूर्वी या पश्चिमी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इनमें 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो है 0 डिग्री देशांतर और एक है 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं
ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से गुजरती है? लंदन, ग्रेट ब्रिटेन के लंदन की एक साई वेधशाला है, वहाँ से ये गुजरती ग्रीनविच से, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका समय का निर्धारण किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय का, इसीलिए इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। GMT, क्या कहते हैं उसको? GMT। अब 180 डिग्री देशांतर है, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। और इनका निर्धारण कब किया गया है? इनका निर्धारण किया गया है 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन। 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 25 देशों के, कितने देशों के? 25 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों मिलकर इनका निर्धारण किया था। तो ये है देशांतर रेखाओं की संख्या। कितनी है? 180 पूर्वी गोलार्ध की है और 180 पश्चिमी गोलार्ध की है। कुल 360 देशांतर है। और पूर्व या पश्चिम का प्रयोग किसके साथ नहीं किया जाता है? 180 डिग्री देशांतर के सारे, क्योंकि ये एक ही रेखा है। और 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। और 180 डिग्री रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब है देशांतर रेखाओं की विशेषता। तो देशांतर रेखाओं की विशेषता में सबसे पहली विशेषता आती है कि सभी देशांतर अर्धवर्त होते हैं। क्या होते हैं? अर्धवर्त होते हैं। ये विशेष ध्यान रखना। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, अक्षांश जो होते हैं वो ग्लोब के चारों तरफ होते हैं, तो उन्हें पूर्णवर्त कहा जाता है। जबकि देशांतर केवल एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए ही होते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धवर्त के नाम से जाना जाता है। दूसरी इनकी प्रमुख विशेषता है वो होती है दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। ठीक है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, दो देशांतरों के बीच, जैसे ये अपनी भूमध्य रेखा है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जाती है? जैसे मान लो ये अपना 30 डिग्री अक्षांश है, ये अपना 60 डिग्री अक्षांश है। ठीक है। अब जैसे मान लो ये 0 डिग्री पे ये लंबाई, ये यहाँ आते हैं तो ये, और यहाँ आते हैं तो ये, और ध्रुवों पे बिल्कुल शून्य हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के जो बीच की दूरी है वो लगभग 111.32 किलोमीटर है। कितनी है? 111.32 किलोमीटर है। जबकि 30 डिग्री अक्षांश पे, कहाँ पर? 30 डिग्री अक्षांश पर ये दूरी हो जाती है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं घटती जाती है, तो ये हो जाती है 96.5 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 96.5 किलोमीटर। और उत्तर में जाते हैं ध्रुव की तरफ तो 60 डिग्री अक्षांश पे, कहाँ पर? 60 डिग्री अक्षांश पर ये 55.4 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 55.4 किलोमीटर। और ध्रुवों पर जाने पर, यानी जब अपन 90 डिग्री अक्षांश पे जाते हैं तो वो दूरी केवल 0 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्रमशः घटती जाती है।
इनकी तीसरी विशेषता होती है, वो होती है सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। जैसा कि अक्षांश में हमने देखा था, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की लंबाई क्या होती जाती है, घटती जाती है, जबकि देशांतरों की लंबाई हमेशा सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होती है, यानी सभी देशांतर होते हैं उनकी लंबाई समान होती है। अब चौथा आता है, वो आता है कि दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को, यानी ये दो देशांतर है, इनके जो बीच का ये क्षेत्र है, ये दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गोरे के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, जब अपन ने देखा था पिछली क्लास में, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र तो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, जबकि दो देशांतरों का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है। दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। अब उसके बाद आता है, वो आता है कि इन देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, एक देशांतर के विपरीत देशांतर को मिलाकर एक पूर्ण वर्त का निर्माण करते हैं, जिसे व्यर्थ वर्त के नाम से जाना जाता है। यानी पांचवी और अंतिम विशेषता है कि एक देशांतर के विपरीत देशांतर को मिलाने पर व्यर्थ वर्त का निर्माण होता है। व्यर्थ वर्त का मतलब है, जैसे मान लो ये अपना अक्षांश देशांतर है, इस देशांतर के विपरीत वाला जो देशांतर होगा उसको मिलाते हैं, तो क्योंकि वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है और दोनों ध्रुवों से यानी पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है, इसीलिए उसे व्यर्थ वर्त का नाम दिया जाता है। तो व्यर्थ वर्त क्या, पहले ये देखो, व्यर्थ वर्त का मतलब है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाला वर्त। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाले वर्त को क्या कहते हैं, व्यर्थ वर्त के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि एक देशांतर के विपरीत देशांतर को मिलाते हुए व्यर्थ वर्त का निर्माण किया जाता है। अब यदि आपको कह दे कि किसी एक देशांतर का विपरीत देशांतर क्या होगा, तो जैसे मान लो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 45 डिग्री देशांतर का विपरीत देशांतर, तो कैसे निकालते हैं, जब कोई भी विपरीत देशांतर निकालते हैं तो उनको क्या किया जाता है, 180 में से माइनस करके पूरब का पश्चिम या पश्चिम का पूरब कर दिया जाता है। जैसे मान लो ये अपना पूर्वी देशांतर है, तो अब इसका क्या किया, 180 में से 45 माइनस किया तो कितने बच गए, 135 डिग्री। तो ये पूर्वी था, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट यानी पश्चिमी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी स्थान का विपरीत देशांतर निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि एक देशांतर 180 में से उसके विपरीत देशांतर को माइनस कर दिया जाता है, तो उसका विपरीत देशांतर आ जाता है। उतार लो इसको अपनी नोटबुक में। छठी विशेषता है कि एक देशांतर का स्थानीय समय समान होता है, यानी एक देशांतर का स्थानीय समय समान
होता है। यानी एक ही देशांतर पे स्थित जो स्थान है, जैसे मान लो ये अपना एक देशांतर है, क्योंकि अपने जब टाइम कैलकुलेशन पढ़ा था, समय गणना पड़ी थी, तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। लेकिन एक ही देशांतर पे स्थित कोई भी बिंदु होते हैं तो उनका स्थानीय समय हमेशा आपके बराबर होता है, समान होता है। जैसे मान लो ये देशांतर है, इस पे 3 स्थान है, ए, बी स्थान और सी स्थान, ये 3 स्थान है। और यहाँ यदि आपके दोपहर के 12:15 यानी PM है, तो तीनों स्थानों पर क्या होगा, आपके 12 बज के जैसे 3 स्थान, ए स्थान, बी स्थान और सी स्थान, तीनों एक ही देशांतर पे है। किस पे है, एक देशांतर पे है। यानी ये मान लो एक नहीं मानो तो आप जैसे मान लो वो अपना 30 डिग्री देशांतर है। कितना डिग्री मान लिया अपन ने, जैसे 30 डिग्री देशांतर है। अब 30 डिग्री देशांतर पे स्थित है तो इनका स्थानीय समय सभी का क्या होगा, 12:15 PM होगा। यानी सभी का एक देशांतर पे स्थित स्थानों का स्थानीय समय हमेशा बराबर होता है। आपको कई बार परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि जैसे 2 स्थान है, क्या है, 2 स्थान है जिनकी भौगोलिक स्थिति है 30 डिग्री नॉर्थ साउथ व 75 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर आपके 12:40 हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि कोई उत्तरी गोलार्ध में स्थान है जो 60 डिग्री नॉर्थ व 45 डिग्री ईस्ट पर है, यानी देखो देशांतर तो बराबर ही है दोनों का। तो देशांतर जब बराबर होता है तो क्योंकि एक देशांतर पे समय हमेशा बराबर होता है, तो जब इस पे भले स्थान चेंज हो रहा है लेकिन उनका देशांतरीय अंतर नहीं है, इसलिए उनका हमेशा समय क्या होगा, बराबर ही होगा। ये ध्यान रखना। यानी स्थान चेंज होते हैं लेकिन एक ही देशांतर पे है तो उनका स्थानीय समय क्या होगा, स्थानीय समय बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि एक ही देशांतर पे स्थित 2 स्थान है तो उनका स्थानीय समय में क्या अंतर होगा, तो उनका कोई अंतर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक स्थान का स्थानीय समय हमेशा बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये अपने अब आता है लास्ट और फाइनल इसकी विशेषता है, वो है कि संपूर्ण ग्लोब पर कुल कितने व्यर्थ वर्त होते हैं। संपूर्ण ग्लोब पर कुल कितने व्यर्थ वर्त होते हैं। तो कुल कितने होते हैं, तो पहले तो देशांतर से बनने वाले, देशांतर से निर्मित, तो हम जानते हैं कि एक देशांतर का विपरीत देशांतर मिलकर आपके एक पूर्ण व्यर्थ वर्त का निर्माण करता है। तो अर्थात तो 2 देशांतर मिलते हैं, तो कुल देशांतर कितने हैं, 360, उसमें से 2 मिलकर एक व्यर्थ वर्त का निर्माण करते हैं। तो कुल कितने देशांतरों से निर्मित होने वाले व्यर्थ वर्त तो कितने हैं, 180। और एक है वो है भूमध्य रेखा, जिसे अपन अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अक्षांश में केवल एक ही रेखा है जो आपके व्यर्थ वर्त का निर्माण करती है, वो है भूमध्य रेखा। तो और एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। एक ये व्यर्थ वर्त है तो ये एक, तो कुल व्यर्थ वर्तों की संख्या अपने कितनी हो गई, 181, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना। तो संपूर्ण ग्लोब पर कुल कितने व्यर्थ वर्त हैं, 181 व्यर्थ वर्त हैं, ठीक है। इनको अपनी कॉपी में उतार लो और अच्छी तरह से लिख लेना और समझ लेना। जय हिंद, नमस्कार।